हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारत के राज व्यवस्था पे। और कल हमने यानी कि पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद की कार्यवाही। जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। जिसमें मैंने चार अलग अलग तरह से आपको बताया था, क्वेश्चन आवर्स, जीरो आवर्स, लंच एंड पार्लियामेंट्री मोशन। ये अलग अलग तरह से मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो प्रोसीडिंग्स तो हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर बात करें आर्टिकल्स की, ठीक है, तो आर्टिकल्स हमारा 100 तक हो चुका था, ठीक है। आर्टिकल 100 तक कंप्लीट हो गया था, जो कि कोरम का था, अगर आपको याद होगा, गणपूर्ति, ठीक है। अगर इसके आगे हम देखें तो जो आर्टिकल 101 टू 106 है, ठीक है, ये जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके सदस्यता, ठीक है, शपथ, वेतन, वेतन बोले या भत्ता बोले, वेतन भत्ता, इससे रिलेट करता है। जो आर्टिकल 101 से लेके 106 तक का जो आर्टिकल है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद के सदस्यता, शपथ, वेतन भत्ता से रिलेट करता है। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुना गया हो तो उसके साथ क्या हो सकता है, मतलब उनको किस सदन में जाना है, नहीं जाना है, इसका उनको चयन करना पड़ेगा। या फिर अगर कोई एक हाउस से, मतलब एक ही हाउस से दो अलग अलग जगह से इलेक्ट हो गया, फिर उस केस में क्या होगा। तो ये सब मैंने आपको लोकसभा जो चैप्टर है, ठीक है, लोकसभा चैप्टर का जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसको जाकर आप देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर आप प्रेसिडिंग ऑफ पार्लियामेंट भी अगर आपसे मिस हो गया है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं आर्टिकल 107, ठीक है। आर्टिकल 107 कहने का मतलब है कि प्रोविजन ऑफ इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, ठीक है। तो ये आज देखेंगे, और आज हमारा दो टॉपिक रहेगा, ठीक है। आर्टिकल 107 एंड आर्टिकल 108। 108 में क्या है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो वो दोनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रोविजन ऑफ इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। अगर इसके हिंदी की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी, किसी भी विधेयक का पुनः स्थापन और पारित होने की विधियां, विधियां बोले या फिर प्रक्रिया बोले, का प्रावधान, ठीक है। आर्टिकल 107 बस यही कहता है कि कोई भी विधेयक है, कोई भी बिल है, ये इंट्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है, मतलब सदन में इंट्रोड्यूस होता है और ये पारित होता है, ठीक है। उसका प्रावधान कहा गया है 107 में। और आज हम ये देखेंगे कि कैसे कोई भी बिल है वो बिल से एक्ट बनता है, ठीक है। मतलब पहले तो विधेयक रहता है, फिर अधिनियम बनता है, उसके प्रोसेस को आज देखेंगे हम, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये एक ड्राफ्ट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मसौदा, ठीक है। तो मसौदा क्या होता है, मसौदा होता है कि जैसे एक ढांचा होता है, ठीक है, मतलब जो कानून जब बनता है तो वो जो लिखा आता है, उसका क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर जो रहता है उसका, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट, ठीक है। और इसको बनाता कौन है, तो ये बनाता है संसद के अधिकारी। अब संसद के अधिकारी क्या क्या है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। ये बनाने का काम किनका है, ये संसद के अधिकारी बनाते हैं इस ड्राफ्ट को, ठीक है। अब क्या होगा कि अधिकारी बनाकर और देते किसको हैं, मंत्री को देते हैं, ठीक है। अब मंत्री क्या करेंगे, मंत्री इस बिल को लाएंगे सदन में,
मतलब सदन में इस बिल को रखेंगे। अब सदन आइदर हाउस, या तो लोकसभा में रखेंगे नहीं तो राज्यसभा में रखेंगे। मैंने तो सीरियली लिख दिया पहले लोकसभा राज्यसभा, लेकिन कुछ फिक्स बिल हैं उनको छोड़कर जनरल की बात हो रही है। तो सदन में जब रखा जाएगा तो या तो आइदर लोकसभा में रखा जाएगा नहीं तो राज्यसभा में रखा जाएगा। अब यहां पे रखने के बाद क्या होगा, रखने के बाद इसको प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, सबके सामने तो प्रस्तुत किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा कि ये हमारा ड्राफ्ट है। ठीक है, प्रस्तुत के बाद क्या होगा, इस पे चर्चा होगा। ठीक है, प्रस्तुति हो गई उसकी, अब होगा उसका चर्चा बोले या फिर उस पर बहस होगा। ठीक है, बहस जब बहस कंप्लीट हो गया, प्रस्तुत हो गया, उस पर बहस भी हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस पे वोटिंग होगा यानी कि मतदान होगा। मतदान सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये पारित हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई भी ड्राफ्ट को जब मंत्री के पास गया ड्राफ्ट अधिकारी के द्वारा, उसके बाद इसको सदन में रखा गया। रखा गया मतलब क्या, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, प्रस्तुति के बाद क्या होगा, उस पर चर्चा चलेगा, उस पर बहस चलेगा। ठीक है, बहस के बाद क्या होगा, उस पर वोटिंग होगा, उसके बाद ये वोटिंग के बाद ये पारित हो जाएगा। क्लियर है। अब जो है ये मसौदा, अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है बिल। बिल मतलब विधेयक। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें बिल का, तो आप इसको बोल सकते हैं CAB, जो आपने सुना होगा, बहुत फेमस था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब जैसे ये एक सदन से हुआ, अब ठीक ये दूसरे सदन में भी ये सेम काम होगा, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। अगर पहले मान लीजिए कि लोकसभा में आया तो लोकसभा से तो पारित हुआ, अब कहां जाएगा ये, अब जाएगा ये राज्यसभा में। तो राज्यसभा में तो सेम प्रोसेस होगा, इसकी पहले प्रस्तुति होगी, उसके बाद फिर बहस होगा इस पे, उसके बाद क्या होगा, मतदान होगा, मतदान के बाद ये पारित हो जाएगा। मतलब सेम प्रोसेस दूसरे सदन में भी रिपीट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये लोग राज्यसभा से भी पास हो गया, मतलब दोनों सदन से ये पास हो गया, इसके बाद किसके पास जाएगा, ये जाएगा फिर प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट बोला तो राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे इसको, अगर इसको पारित कर दिए तो पारित के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कानून, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अधिनियम। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि इनकेस इसको पारित कर दिया गया, तो पारित के बाद क्या, ये तो कानून बन गया, कानून के बाद कानून बना तो ये क्या है, ये एक्ट बन गया, मतलब अधिनियम। लेकिन एक ऐसा केस भी जनरेट होता है कि राष्ट्रपति यहां से रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति अगर बोल दें कि पुनः विचार के लिए, ठीक है, पुनः विचार कहने का मतलब है रिकंसिडरेशन, पुनः विचार यानी रिकंसिडरेशन। अब रिकंसिडरेशन में क्या होगा कि फिर वापस से ये लोकसभा में आएगा। ठीक है, फिर क्या जाएगा, होगा राज्यसभा में जाएगा, फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगा, और फिर घूम के राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो फिर ये अब तो बार बार तो नहीं कर सकते हैं ना, बार बार तो इसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो फिर इनको पारित करना पड़ेगा, और फिर ये एक्ट बन जाएगा, जिसको आप बोल सकते हैं CAA, जो आप पढ़ते हैं जी, होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर है, ये है उसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन कि कैसे कैसे बिल है सो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, फिर पास होगा, फिर वो एक्ट बनेगा। इतना क्लियर है पॉइंट। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर ये देखेंगे कि कौन सा विधेयक किस सदन में लाया जाता है। मतलब कुछ ऐसे फिक्स बिल्स हैं जो या तो वो लोकसभा में ही आएंगे नहीं तो वो राज्यसभा में ही आएंगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उस पर आते हैं। मतलब अब देखेंगे कि कौन सा विधेयक किस सदन में आता है।
ठीक है, सबसे पहले देखेंगे लोकसभा पे, ठीक है, इसके बाद देखेंगे राज्यसभा पे। तो पहले बात करते हैं लोकसभा का। तो इसमें तो आता है पहले मनी बिल, ठीक है, जो कि किसमें है, आर्टिकल 110 में है, और इसको हिंदी में बोलते हैं धन विधेयक, ठीक है। दूसरा है आपका बजट। अब देखिए, बजट जैसा कोई शब्द कानून में नहीं है, मतलब संविधान में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि किसमें है, आर्टिकल 112 में, ठीक है। तीसरा है फाइनेंशियल बिल, यानी कि वित्तीय विधेयक, ये आर्टिकल किसमें है, 117 में है। और इसमें जो फाइनेंशियल बिल आता है लोकसभा में, वो कैटेगरी ए का आता है, कैटेगरी ए। मतलब फाइनेंशियल बिल दो कैटेगरी में आता है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। जब ये पढ़ेंगे आर्टिकल 117 तो उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन अभी बस ये जानिए आप कि ये जो तीन बिल हैं, ठीक है, मनी बिल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल बिल, ये जो तीनों है उसका ए कैटेगरी, तो ये तीनों है सो लोकसभा में ही आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यसभा का। राज्यसभा में क्या आएगा, जो आर्टिकल 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विस का जो क्रिएशन है, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा, जो क्रिएट होता है, इसका बिल सबसे पहले कहां आएगा, राज्यसभा में आएगा। दूसरा है कि आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची, मतलब मैंने जब आपको राज्यसभा टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था आर्टिकल 249 में कि राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो संसद को ये पावर दे कि वो राज्य सूची से रिलेटेड कोई विषय को उसमें ऐड करे या फिर उसमें कुछ चेंजेस करे, ठीक है। तो ये बात हो गई किसमें, आर्टिकल 249 में। और थर्ड में क्या है कि जो इम्पीचमेंट, यानी बोले कि उपराष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का महाभियोग। तो उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है वो भी सबसे पहले कहां आता है, राज्यसभा में आता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था उपराष्ट्रपति तो उसमें बताया था मैंने, ठीक है। तो ये तीनों जो है सो एकदम फिक्स है कि लोकसभा में ही आएगा, और ये तीनों का भी फिक्स है कि ये राज्यसभा में ही आएगा, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 107 से रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप इस बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं आर्टिकल 108 पे। इसके बाद यानी कि आर्टिकल 107 के बाद है आर्टिकल 108, ठीक है। ये क्या है, ये है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस। अब टू हाउसेस बोले या फिर पार्लियामेंट बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ज्वाइंट सिटिंग करने का क्या मतलब है, द्विसदनीय बैठक, यानी कि इसको संयुक्त अधिवेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। ये तो हो गया इसका हिंदी। अब अगला बात करते हैं इसके कहां से ये लिया गया है, मतलब किसी देश के संविधान से तो लिया गया है, ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। क्लियर है इतना। अब अगला पॉइंट कहता है कि ये कब बुलाया जाता है, मतलब किस कंडीशन में बुलाया जाता है। तो इस बैठक को तब बुलाया जाता है जब दोनों सदनों के बीच विवाद या मतभेद हो जाए। अब दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई ऐसा विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तब ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है, ठीक है। अब ये बुलाने का काम किसका है,
तो बुलाने का काम होता है तीसरे अंग का, मतलब 2 अंग तो हो गया लोकसभा राज्यसभा, तीसरा अंग मतलब राष्ट्रपति। तो ये बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। स्पीकर बोले या फिर अध्यक्ष बोले, इतना क्लियर है? तो ये हो गया कुछ बेसिक बातें। अब इसको थोड़ा समझिए ऐसे, ये पार्लियामेंट है, ठीक है, ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, बीच में क्या है? बीच में है सेंट्रल हॉल। अब अगर ज्वाइंट सिटिंग बुलाना है, राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाना है, तो लोकसभा राज्यसभा में जाके बैठेगा और राज्यसभा लोकसभा में बैठेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ज्वाइंट सिटिंग है तो ये इसमें आके बैठ गया और ये इसमें आके बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि दोनों को बुलाया जाता है सेंट्रल हॉल में, ठीक है। सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों को सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है, ठीक है। और मैंने पार्लियामेंट में भी आपको यह बताया था कि सेंट्रल हॉल में अगर कोई विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनको संबोधन करना है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति आए, बराक ओबामा आए, और भी मैंने बताया था 3-4 को, रिचर्ड निक्सन, बराक ओबामा हो गए, बिल क्लिंटन, तो ये सब आए तो ये कहां संबोधन किए थे? सेंट्रल हॉल में किए थे, ठीक है। और ये वही जगह है सेंट्रल हॉल जहां पे बैठ के संविधान लिखा गया था, ठीक है। सेंट्रल हॉल में ही बैठ के संविधान लिखा गया था। चलिए ये तो कुछ अलग पॉइंट हो गया, अब बात करते हैं इसके पॉइंट पे। तो इसमें टोटल कितने सीट्स हैं? 545, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन से हटा के 543, राज्यसभा में 245। क्लियर है? अगर बात करते हैं ज्वाइंट वोट्स का, यानी कि संयुक्त मत, कितना हो जाएगा? 543 प्लस 245 यानी कि 788, ठीक है। और संयुक्त बहुमत की बात करें तो संयुक्त बहुमत कितना हो जाएगा? 50%, मतलब 39 और 4, 394। तो जो आपका ज्वाइंट में मेजोरिटी का बात करें, ज्वाइंट मेजोरिटी का, तो कितना हो जाएगा? 394। लेकिन अगर बात करें सिर्फ लोकसभा में तो कितना बैठता है? 543। मतलब अगर देखा जाए तो संयुक्त जो अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन, उसमें दबदबा किसका रहता है? लोकसभा का। क्यों? क्योंकि ये जितना मेजोरिटी चाहिए उससे ज्यादा सीट तो खुद होल्ड कर रहे हैं। राज्यसभा चाह के भी इतना नहीं ले सकता है, इसके पास 245 ही है। तो इस केस में क्या है कि अगर आप ये भी सोचते हैं कि अब तो इसमें लोकसभा का दबदबा है, जो कानून चाहेगा वो पास करा लेगा, ठीक है। मतलब अगर कोई पे डिस्प्यूट हुआ, दोनों जाके बैठा, अब लोकसभा के पास तो पूरा मेजोरिटी है, वो जो चाहेगा उसको पास करा लेगा, लेकिन उसका कंडीशन भी होता है उसमें, ठीक है। कंडीशन यह है कि 3 ऐसे भी चीजें हैं, मतलब 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया उसका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके अगला बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है, मतलब क्या क्या ऐसे कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस में राष्ट्रपति की मजबूरी होती है कि वो संयुक्त अधिवेशन को बुलाए। तो पहला है कि एक सदन ने विधेयक पारित कर दिया हो और दूसरे सदन ने उसे अस्वीकार किया हो। मतलब किसी एक सदन से तो वो पारित हो गया, या फिर जैसे एग्जांपल लेते हैं कि लोकसभा से वो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा उसको अटका दिया, मतलब उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग बैठेगा, ठीक है। दूसरा है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 महीने से अधिक रोक ले। मतलब कोई एक बिल पास हुआ और दूसरे हाउस में वो 6 महीने से ज्यादा तक अटक गया है, मतलब वो उसके आगे पास नहीं हो रहा है, मतलब उसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो 6 महीने का होता है, उससे ज्यादा तक वो रोक कर नहीं रख सकता है सदन। तो उस केस में अगर 6 महीना से ऊपर तक अगर रोक लिया तो फिर ज्वाइंट सिटिंग बैठेगा, ठीक है। तीसरा है कि एक सदन ने कुछ सुझाव दिया हो और दूसरा सदन मानने से इनकार कर दिया,
अब एक सदन दबंगई कर रहा है कि हम आपका बात नहीं मानेंगे, आप क्या करिएगा, तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से वो 3 पॉइंट है जिसपे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। अभी तक तो आपने देखा कि लोकसभा का दबदबा होता है संयुक्त अधिवेशन में, ठीक है, और वो क्या होता है कि इच्छानुसार भी पारित करा लेते हैं। ठीक है, बिल को। तो कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो वो मामला क्या क्या है? वो है संविधान संशोधन का, वो मामला है धन विधेयक का, और वो मामला है महाभियोग का। तो इन 3 मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, और अगर इन मामले में बुलाया जाता तो फिर दिक्कत है, हर काम मतलब दबदबा और बढ़ जाता लोकसभा का, वो जो बिल चाहते वो पास करा लेते। ठीक है, तो इन चीजों पे मतलब इन मामलों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन करने का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, धन विधेयक मतलब मनी बिल। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368। तो जो अमेंडमेंट है वो किस में है? आर्टिकल 368 में। मनी बिल आर्टिकल 110। और महाभियोग, देखिए देखा जाए तो महाभियोग टर्म का यूज मतलब सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है, बट अगर आप देखें तो ये सीजीआई पे भी लग चुका है पहले भी, और उपराष्ट्रपति पे तो लगता ही है, और इलेक्शन कमीशन पे भी लगता है, लेकिन स्पेशली ये टर्म जो है ना वो बना है राष्ट्रपति के लिए, मतलब इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर बोले इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये किस आर्टिकल में है? यह है आर्टिकल 61 में। ठीक है, तो ये तीनों मामले में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं कि अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, मतलब अभी तक 3 बार ऐसा हुआ है कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया है और बिल को पास कराया गया है। ठीक है, पहला है दहेज उन्मूलन, जो कि कब आया था? 1960 में। दूसरा है बैंकिंग सुधार, ये कब आया था? 1977 के समय में। और तीसरा है पोटा, ये कब आया था? 2002 में। पोटा मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, ये मतलब वैसे टेररिज्म यानी आतंकवाद से रिलेटेड है ये एक्ट, तो ये 2002 में था। बैंकिंग सुधार मतलब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। और दहेज उन्मूलन मतलब डॉरी, सकते हैं इसको डॉरी प्रोहिबिशन। ठीक है, तो इन 3 के लिए अभी तक 3 बार मतलब संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा चुका है। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल 108, और इससे पहले हमने पढ़ा आर्टिकल 107। तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, और कल बात करेंगे हम लोग मनी बिल पे। आर्टिकल 109 और 110 जो है वो मनी बिल से रिलेट करता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।